दाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। आंवले की करनी बनाकर अच्छी आय ले रहे एक सफल किसान से मुलाकात। विभिन्न फसलों को दीमक की समस्या से कैसे पाया जाए छुटकारा। लहसुन की आधुनिक तकनीक से खेती कर एक किसान ने कमाया अधिक मुनाफा। हमारे बहुत से किसान भाई आंवले के फलों को सीधे ही बाजार में बेचते हैं तथा कुछ किसान इससे अन्य उत्पाद बनाकर बेचते हैं और अधिक मुनाफा कमाते हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही राजस्थान के एक प्रगतिशील किसान कैलाश चौधरी से, जो कि कई सालों से आंवले की कैंडी बनाकर काफी अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके सफलता का राज। मैं जैविक खेती करता हूँ। जैविक खेती में हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आंवला, एलोवेरा, जामुन, बेल, ऐसे 8-10 चीज़ों की मैं फार्मिंग करता हूँ और उनकी प्रोसेसिंग करता हूँ। अब मैं आपको आंवले के कैंडी के बारे में बताऊंगा। आंवला फ्रेश आता है तो इनको हम पानी के इस स्टोरेज में कर लेते हैं इकट्ठा, जिससे धुल भी जाता है ये, और ये हफ्ते 10 दिन आराम से इसमें सुरक्षित रह जाता है। इनको निकालने के बाद में हम ग्रेडिंग कर लेते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद में जो मोटा आंवला होता है उसको उबालते हैं। अपने भट्टियाँ हैं, बॉयलर है, गैस की भट्टियाँ हैं, ऐसे 6-7 वो हैं स्पॉट अपने बॉईल करने के। बॉईल करने के बाद इनको ठंडा करते हैं आंवले को। वो टंकियाँ बना रखी हैं ये आरसीसी की टाइल्स लगा के। उसके बाद में ठंडा होने के बाद में इनकी सेगमेंट फांकों को अलग अलग करते हैं, क्योंकि वो फांके कैंडी का मतलब ये अलग अलग उसकी सेगमेंट, और वो उनको फिर स्वीट करके वो ड्राई फ्रूट की तरह हो जाती हैं। तो अभी तो ये बॉईल करके और ये सेगमेंट अलग किया है, फिर इनको धोएंगे। धोने के बाद में शुगर सिरप में डालेंगे और ये हफ्ते भर में मीठी हो जाएंगी। कैंडी बनाने के लिए आप चीनी की चाशनी किस प्रकार से तैयार करें ताकि आपको अच्छी गुणवत्ता युक्त कैंडी प्राप्त हो सके और अधिक आय प्राप्त हो सके। इन भट्टियों में शुगर सिर्फ तैयार करते हैं हम। चाशनी पहले 50 ब्रिक्स की तैयार करते हैं। शुगर सिर्फ के साथ इनको भिगो देते हैं, डिप कर देते हैं, और ये 50% की शुगर सिर्फ है, और ये इसमें 3-4 दिन इसमें रखते हैं। तो ये काफ़ी चीनी अंदर सोख लेते हैं और आधे मीठे हो जाते हैं। इसके बाद में इनको निकाल करके और 80 ब्रिक्स की चाशनी में दूसरे ड्रम में पलट देते हैं। इन ड्रमों में हमने मोटी चाशनी करके डाली हुई है, और इनमें 4-5 दिन इसमें रहेगा ये कैंडी, और फिर ये 8-10 दिन में बिल्कुल मीठी हो जाती है। मीठी होने के बाद में इनको बांस की छाबड़ियों में झाड़ लेते हैं। झाड़ने के बाद चाशनी नीचे निकल जाती है। कैंडी बनाने के लिए आपको आंवल के फलों को सुखाना बहुत जरूरी है, लेकिन आप उन्हें धूप में न सुखाएं। तो क्या है इन्हें सुखाने की प्रक्रिया, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। और इनको फिर
झाड़ने के बाद ड्रायर जो हमारे यहाँ सोलर टनल ड्रायर लगे हुए हैं, पॉली टनल, उनमें सुखा देते हैं। तो 4-5 दिन में वो सूख जाती हैं। उसमें सर्दियों में, गर्मियों में तो 1 दिन में 2 दिन में ही सूख जाती हैं। फिर उनको इकट्ठा करके मीठी बेचनी हो तो वो मीठी ऐसे के ऐसे पैक करके बिक जाती है। यदि नमकीन बनानी हो तो फिर उनमें कई तरह का मसाला मिला देते हैं, तो वो चटपटी कैंडी हो जाती है। ड्रायर में जो 3-4-5 दिन बाद में कैंडी सूख जाती हैं, वो ऐसी सेफ हो जाती है। इनकी जो इस ट्रे में हमने वहाँ से निकाल के इसमें भर ली। अब इसको 1-1 किलो की पैकिंग में, आधी किलो की पैकिंग में, 200 ग्राम की पैकिंग में, या बल्क कट्टा 40-50 किलो का, ये मार्केट में दे देते हैं। यदि इनको चटपटी बनानी हो तो ये इन पे मसाला कोटिंग कर देते हैं। तो उसमें हम काली मिर्च, काला नमक, अदरक पाउडर, जलजीरा, ये सारी चीज़ें मिलाते हैं, तो वो थोड़ी अलग टेस्ट बन जाता है। आजकल एक नया रिवाज और हो गया गुड़ की कैंडी, गुड़ से। बाहर वाले तो हम चीनी के बजाय उसमें गुड़ यूज़ करते हैं, गुड़ की चाशनी बना लेते हैं, गुड़ में बनाते हैं उन कैंडियों को। तो धीरे धीरे आजकल उस गुड़ का चलन भी ज़्यादा बढ़ रहा है। यदि किसान इन आंवलों के फलों की तोड़ाई करके सीधे मंडी में बेचते हैं तो उन्हें बहुत कम आय मिल पाती है, और कभी कभी तो मंडी में आंवलों की इतनी आवक हो जाती है कि इनको औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। लेकिन यदि किसान इसका सह उत्पाद के रूप में कैंडी बनाकर बेचते हैं तो इन्हें अच्छी आय प्राप्त होती है, जैसा कि ये किसान भी कैंडी बनाकर अच्छी आय ले रहे हैं। आंवला यदि सीधा बेचे किसान फल को तो इतनी पैदावार पैसा नहीं आता जितना उसकी वैल्यू एडिशन कुछ प्रोडक्ट बना के बेचे तो उसको वो ज़्यादा कमा सकता है, उसके घर वालों को काम मिल सकता है और एक कुटीर उद्योग शुरू हो सकता है। मैं कैंडी के बारे में बताता हूँ। ये कैंडी, ये समझिए कि हम 150 से लेकर 200 रुपये किलो तक बेचते हैं, जो अलग अलग बल्क के हिसाब से, छोटी पैकिंग के हिसाब से, चटपटी के हिसाब से। और इसमें क्या है कि 40% तो इसमें आंवला है, 40% जो इसमें ये सेगमेंट है वो 40% है। अपना इसमें 60% चीनी सोखी हुई है इन्होंने। ये टोटल वेट 1 किलो में आपको 400 ग्राम तो ये फांके होंगी और 600 ग्राम चीनी होगी। अब 1 किलो या 100 किलो अपना आंवला लेते हैं तो उसकी उबालने के बाद 70 से 75 किलो फांके निकलती हैं, 25 किलो उसकी घुटली वगैरह निकल जाती है। उसको फिर अपन चीनी लगाएं तो तकरीबन 100 किलो के आसपास चीनी लगती है उस 75 किलो में 2 बार में। और ये सुखाने के बाद इनका टोटल जो वेट हो वो लॉस होने के बाद ये समझिए कि 30% इसका टोटल वजन बैठता, लॉस होता है। 65 से 70% इसकी रिकवरी आ जाती है। ये मैं ये मानता हूँ कि जो छोटा आंवला होता है ना, देसी आंवला जिसको छोटे आंवला बोलते हैं, उसका ये समझिए 4-5 रुपये प्रति किलो रेट मिलता है, 4 से 5 रुपये, 400-500 रुपये। और जो मोटा आंवला, हाइब्रिड मोटा आंवला आ गया, वो बिकता है अपने 10 से 12 रुपये किलो। 100 किलो आंवला लिया, 100 किलो चीनी ली अपन ने, तो 1000 रुपये अपन मोटे आंवले का माने और 3500 रुपये चीनी का माने, 4500 रुपये तो ये हुआ। और 1500 रुपये अपने प्रोसेसिंग लेबर, ये गुटके वगैरह ये मान लें तो 6000 रुपये लागत आई। तो ऐसा सारा करें तो ये 6000 रुपये में 100 किलो आंवले की कैंडी बन जाती है। और इसकी रिकवरी आती है तकरीबन 65 से 70 किलो। 65-70 किलो को अपन 150 रुपये से भी बेचें तो 10,000 रुपये का ये बिकता है। और ये 10 से 11,000 रुपये के बीच में इसकी 65 से 70 किलो कैंडी फाइनल बनती हैं इसमें, और ये आराम से बिक जाती है। किसान ये समझिए कि 6,000 की लागत लगाएगा तो 10,000 रुपये, 11,000 रुपये आराम से कमा सकता है। और आजकल बड़ा प्रचलन है, ये ड्राई फ्रूट की तरह है। सब आजकल जागरूक हो गए, उनको छुटा करके आंवला कैंडी खिलाते हैं, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, नौजवान भी, औरत भी, हर उम्र का ये आराम से खाता है। तो 1.5 पैसा तो कहीं नहीं जाता।
जितना किसान खर्च करेगा ना चीनी में या अपने फ्रूट को मार्केट वैल्यू भी मानेगा, तो ये छोटे छोटे गृह उद्योग बहुत लग सकते हैं। बहुत गैप है अभी। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है जो रोजगार देगा। ये स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये जितने प्रोग्राम हैं, एग्रीकल्चर ऐसी फील्ड है जिसमें 10 करोड़ 20 करोड़ को रोजगार मिल सकता है, सबका अच्छा स्वास्थ्य सुधर सकता है और बेरोजगार नाम की चीज़ ही नहीं रहे। इसमें छोटे छोटे गृह उद्योग अपना अनाज का ही मान लीजिए आप, वो ग्रेडिंग, पैकिंग, आटा बना के, दलिया बना के बेचे तो उसको 1.5 पैसा उसी में मिलता है, दुगना पैसा हो जाता है और खर्चा कोई विशेष नहीं है। ये है कि किसान बदलाव करे थोड़ा, कोई भी फसल हो उसकी वैल्यू एडिशन, ग्रेडिंग, पैकिंग या जो प्रोडक्ट घर पे बनाए तो वो आराम से 5-10 आदमी को तो रोजगार देगा और उसका बड़ा अच्छा रहेगा और उससे स्किल्ड होगा। देश में बहुत बड़ी जागृति, क्रांति आएगी। ये बहुत बड़ा फील्ड है एग्रीकल्चर की जिसमें रोजगार 10-20 करोड़ रोजगार मिल सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फसलों में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता रहता है और इन्हीं कीटों में जिस कीट का आक्रमण सबसे ज्यादा फसलों में अभी देखा जा रहा है वो है दीमक। यदि समय रहते किसानों द्वारा दीमक का नियंत्रण नहीं किया गया तो ये कीट फसलों में भारी नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाई किस तरह से करें इस कीट का समन्वित नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केसी कुमावत। इस समय दीमक का अत्यधिक प्रकोप विभिन्न फसलों पर हो रहा है। इन फसलों में विशेष रूप से गेहूं, जौ, चना इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। इन फसलों में दीमक का अत्यधिक नुकसान देखा गया है। यदि सब्जी वाली फसलों की बात करें तो विशेष रूप से मिर्च पर इसका अत्यधिक प्रकोप होता है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसलों में दीमक कीट का प्रकोप हो जाता है तो किस प्रकार से पहचानें कि आपकी फसल में दीमक कीट का प्रकोप हो गया है, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, खड़ी फसल में दीमक के प्रकोप को कैसे पहचानें? क्योंकि ये कीट भूमिगत रहता है एवं जड़ों को काटता है, इसलिए जैसे ही पौधे की जड़ें काटेगा ये पौधा पूर्ण रूप से सूख जाएगा। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा ये कीट जमीन की निचली सतह से ऊपर आकर के जड़ों को काटना शुरू कर देता है। अतः इन दिनों में क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, आप विशेष रूप से ध्यान रखें। पौधे बीच बीच में जले हुए नहीं हैं, ये विशेष रूप से देखें। फसल का आप सुबह उठ करके उसके बाद में मौका मुआयना करें। आपके खेत में ज़रूर घूमें इधर उधर और ये ध्यान रखें कि आपके कोई पौधा तो नहीं जल रहा है। यदि दीमक ने पौधे को काट दिया है तो इस पौधे को जैसे ही आप खींचेंगे, ये पौधा क्योंकि सूख जाता है, जैसे ही इस पौधे को खींचेंगे ये आराम से जो है निकल के आ जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें नहीं होती है, जड़ें कटी हुई होती है। और जैसे ही पौधा आप खींचेंगे इसके साथ में कुछ दीमक है वो जो है इसके चिपके हुए पौधे के आ जाते हैं। इस तरह से आप इसका पहचान करें। विभिन्न फसलों में दीमक कीट के प्रकोप से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि किसान भाइयों द्वारा समय रहते इस कीट पर नियंत्रण कर लिया जाता है तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। यदि हम इन कीटों का सामूहिक नियंत्रण करें और एकीकृत नियंत्रण करें तो ही हम इनकी संख्या पर जो है काबू पा सकते हैं। इनका सामूहिक और एकीकृत नियंत्रण करने हेतु सर्वप्रथम
ये आवश्यक है कि हम भूमि की गहरी जुताई करें और ये जुताई गर्मियों के समय करें, ताकि जो भी दीमकोलों में जो जीव रह रहे हैं, जो दीमक रह रही है, ये जो है जुताई के साथ बाहर आ जावे एवं तेज प्रकाश से ख़त्म हो जाए, तेज धूप से ख़त्म हो जाए, या जो भी परभक्षी पक्षी हैं या और जीव जंतु है वो इनको जो है अपना भक्षण कर अपना खा लें इनको, और इस तरह से इनकी संख्या को कम कर दें। इसके पश्चात ये अति आवश्यक है कि जो भी हम खाद का प्रयोग कर रहे हैं वो जो है सड़ी गली खाद का प्रयोग करें। खाद का मतलब गोबर की खाद से है। गोबर की खाद यदि हम सड़ी गली नहीं डालेंगे और मिट्टी में यदि कच्चा गोबर ही मिला देंगे तो ये गोबर जो है जो दीमक है उनके भोजन के रूप में कार्य करेगा। अतः जो है जो भी खाद है वो सड़ा गला खाद प्रयोग करें। इसके अलावा दवाओं का प्रयोग, दवाओं के प्रयोग के लिए खेत की जो जुताई करते हैं, जुताई करते समय यानी कि फसल बोने से पहले हम जो है दवा का प्रयोग करें। इसलिए इसके लिए एक डस्ट है, पाउडर है, क्विनालफोस 1.5% पाउडर। ये जो है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम जो है ज़मीन में मिला दें और इसके पश्चात हम जो है बुआई करें। बीज उपचार के लिए कौन सी दवा काम में लें? बीज उपचार हेतु हम क्लोरपाइरिफॉस 20 EC नामक जो दवा है इसका प्रयोग करें। इस दवा को हम 4.5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें और उपचारित करने के पश्चात तुरंत बुआई कर दें। जिन किसानों के खेतों में दीमक कीट का प्रकोप हो रहा है तो वे इस कीट के नुकसान से बचने के लिए किस प्रकार से करें इस कीट का नियंत्रण, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। यदि भूमि में दीमक है तो ये जो खड़ी फसल पर नुकसान करेगी। खड़ी फसल में यदि दीमक लगी है तो हम जो है क्लोरपाइरिफॉस जो दवा है इसकी 4 लीटर मात्रा 1 हेक्टेयर की दर से उपयोग करें और ये दवा हम सिंचाई के पानी के साथ में दे दें। इसके अलावा यदि फिप्रोनिल प्रयोग करें तो ये दवा लगभग 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ में प्रयोग करें। इस तरह से यदि दीमक के नियंत्रण हम देखें तो किसी एक विधि से संभव नहीं है। इसलिए हमें जो है दीमक के लिए एकीकृत नियंत्रण का सहारा लेना चाहिए। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में लहसुन की खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन पुराने तरीके से इसकी खेती करने की वजह से किसान भाई एक सीमित उपज ही ले पाते हैं, जबकि कुछ नई तकनीकों को अपनाकर आप लहसुन की उपज को बढ़ा सकते हैं। आज आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के खुशहाल चंद्र पाटीदार से, जिन्होंने सन 2012 में मल्चिंग विधि द्वारा लहसुन की खेती करके एक अनूठा इस्तेमाल किया था और अच्छा उत्पादन भी हासिल किया था। इसी लाभ को देखते हुए ये लहसुन की खेती मल्चिंग विधि से ही करते हैं और इस साल भी इन्होंने लहसुन की खेती मल्चिंग विधि से करके गुणवत्तापूर्ण लहसुन का अधिक उत्पादन लिया है और अन्य किसानों की तुलना में अच्छा मुनाफा भी कमाया है। तो मल्चिंग विधि द्वारा लहसुन की खेती में सफलता की कहानी सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। हमने हर साल के अनुसार इस साल भी हमने करीब 50 बीघे मल्चिंग के ऊपर लहसुन लगाया था, जो अच्छा पैदावार दे रहा है और उसमें हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जैसे पानी की कमी है, पानी की कमी के साथ हमने मल्चिंग पर लहसुन लगाया कि भाई पानी की कमी है तो मल्चिंग से हमें पानी की बचत होगी और फ़ायदा मिलेगा।
उसके साथ साथ में जैसे ओपन फील्ड में अपन लहसुन लगाते हैं, उसमें लहसुन लगाने का खर्च ज़्यादा आता है। उसके साथ साथ में खरपतवार, अपना खाद, दवाई, ये सब का खर्च ज़्यादा बैठता है। उसके बाद में पानी भी ज़्यादा लगता है, और पानी बहुत कम के वजह से हम जितना आज लहसुन जो लगा रहे हैं, इतना लहसुन हम ओपन में नहीं कर पाते थे। जो मल्चिंग से हमें आज 50 बीघे में हमने जो लहसुन लगाया है, ये हम ओपन में करने जाते तो करीब 20 से 25 बीघा 30 बीघे तक हम कर सकते थे, लेकिन मल्चिंग की वजह से आज हमने 50 बीघे में लहसुन की खेती करी है। इस किसान ने ड्रिप और मल्चिंग विधि से लहसुन की फसल लगाकर प्रति हेक्टेयर से कितना उत्पादन प्राप्त किया है, साथ ही साथ इनको लहसुन की खेती में खेत की तैयारी से लेकर लहसुन की खुदाई करके बाजार में बेचने तक का प्रति हेक्टेयर खर्च कितना हुआ है तथा प्राप्त कुल आय में से प्रति हेक्टेयर लागत खर्च को काटने पर इनको शुद्ध लाभ कितना प्राप्त हुआ, आइए जानते हैं उन्हीं से। 1 हेक्टेयर के पैमाने की जो बात करेंगे अपन, तो उसमें खर्च होता है, जैसे मुख्य खर्चा होता है लहसुन बीज, मल्चिंग, खाद, दवाई और मजदूरी। लहसुन बीज की जो बात करेंगे अपन, तो लहसुन बीज प्रति वर्ष अलग अलग रेट में मिलता है। अब की बार जैसे 20,000 रुपये पर कुंटल के हिसाब से मिला है। इस हिसाब से जैसे अपना लहसुन बीज है, मल्चिंग है, अपना दवाई, खाद, ये सब होकर करीब 2,65,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से अपना खर्च हुआ है। उसमें 130 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से हमारा उत्पादन हुआ है। रेट के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, 8 से हमने 10-11,000 रुपये तक हमने बेचा है। उसमें एवरेज अपन 9,000 रुपये भी समझ लें पर कुंटल के हिसाब से, तो 130 कुंटल का 11,70,000 रुपये का अपने माल बेचा है, लहसुन बेचा है। उसमें से 2,65,000 रुपये अपन उसमें माइनस कर दे अपने खर्चे के, तो उसमें से 9,05,000 रुपये अपन को शुद्ध मुनाफा हुआ 1 हेक्टेयर में। किसान भाइयों, लहसुन की फसल से इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस किसान ने खेत की तैयारी तथा खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए ड्रिप और मल्चिंग विधि द्वारा लहसुन की बुआई करके खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन तथा कीट और रोग नियंत्रण कर लहसुन की खुदाई किस तरह से की, आइए जानते हैं। लहसुन जो हमने लगाई है, इसके प्रबंधन की जो अपन बात करें, तो सबसे पहले खेत तैयारी में था कल्टीवेटर, अपना पंजे हकाई करना गहरी, उसके बाद में रोटावेटर करना ताकि बारीक मिट्टी हो जाए अपनी। उसके साथ में जैसे अपन मल्चिंग बिछा रहे, लगा रहे हैं, उसके पहले जो अपना देसी खाद आता है, गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट का है, ये भी डालना जरूरी। अपना सल्फर है, कैल्शियम नाइट्रेट या जिंक सल्फेट है, ये डालना जरूरी होता है उसमें। उसके बाद में मल्चिंग लगाना। मल्चिंग लगाने में हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया, पहले फर्स्ट साल हमने हाथों से लगाई थी, उसके बाद में एक मशीन हमें मिला है, उस पर हमने कुछ और हमने तकनीकी जुगाड़ करके, जैसे उसमें पहले एक साथ काम होता है, बेड बनाना, ड्रिप बिछाना, मल्चिंग बिछाना, और उसके साथ साथ में पीछे छेद भी होता है। उससे लगाने में बहुत आसानी होती है। छेद हो जाता है, सब काम होने के बाद में अपन को फिर मजदूरों से चुपाई करवानी पड़ती है। अब चुपाई में अपन को एक विशेष करके ध्यान रखना है कि बीज उपचार जरूर करें। जैसे अपना 22 टीन है, विटावेक्स है, इससे बीज उपचार करने से अपन को ये फंगस जो लगता है उसमें शुरुआती में, वो नहीं लगेगा और अपना फसल अच्छे से उग पाएगा। लहसुन उगता है, उसके बाद में इसमें अपना 2 से 3 बार तक निंदाई गुड़ाई करना पड़ता है। और मल्चिंग में एक मजदूर एक पूरे 120 दिन में 1 या 2 मजदूर आपके 1 बीघे में लगते हैं। 30 दिन के होने के बाद में आप इसमें 19 5 किलो पर बीघा के हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद में 40 दिन 45 दिन में आप फिर 5 किलो 19 और कैल्शियम नाइट्रेट ये दे सकते हैं। उसके बाद में जब 90 दिन की होगी, उस दिन आपको इसमें 05234 5 किलो और बोरान 250 से 500 ग्राम पर बीघा के हिसाब से देना है। उसके बाद में 120 दिन में आपको 050 जो खाद आता है, जो वो पोटाश की पूर्ति करता है, तो ये 3 जो डोज खाद के हैं ये देना अनिवार्य है। शुरुआती दौर में करीब 7 से 8 दिन में अपन को 2 या 3 पानी देना पड़ता है। उसके बाद में 15 से 20 दिन में आपको पानी देना है, तो करीब 3 महीने तक आपको इसमें पानी देना है। 90 दिन की होने के बाद उसमें फिर आपको पानी रोकना है और 120 दिन की होगा उस दिन आपको आखिरी पानी देना है। इसी प्रकार 7 से 8 पानी में अपने लहसुन परिपक्व हो जाती है।
हार्वेस्टिंग की जो बात करेंगे तो उसमें अपन को एक वैसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उस पर अपन को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उखड़ाई में अपन को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कहीं लहसुन उखाड़ते वक्त लहसुन के साथ में कहीं मिट्टी तो नहीं आ रही है, क्योंकि मिट्टी जो आएगी तो अपनी लहसुन खराब हो जाएगी। इसलिए उसमें ध्यान रखना है कि लहसुन के साथ में मिट्टी नहीं आए। उखाड़ने के बाद में उसको आपको सुखाना पड़ेगा ताकि उससे अच्छा से भंडारण हो सके। उसके बाद में भंडारण करने का जो अपन लहसुन की जो कटाई करेंगे तो उसमें कटाई में करीब 1 से 1.5 इंच तक का उसके साथ में डंकल रहना चाहिए ताकि अपने लहसुन फटेगा नहीं, क्वालिटी नहीं बिगड़ेगी। उसके साथ में फिर आप हवादार बोरों में कट्टे में भरकर आप 1-2 दिन फिर उसको धूप में रखें ताकि उसमें जो भी थोड़ी बहुत नमी हो वो खत्म हो जाए। और उसके बाद में आप अपने गोडाउन पर ले जाकर हवादार जगह में आप रख दें। मल्चिंग में अपन को अच्छी क्वालिटी मिलती है, ओपन में थोड़ा कमज़ोर मिलेगा। तो क्वालिटी का माल अपन को मार्केट में बेचने जाएंगे तो अच्छा रेट में बिकेगा, और ओपन फील्ड का वो कम जो माल रहेगा तो वो मार्केट में उसकी वैल्यूएशन कम रहेगी, कम मार्केट दाम मिलेगा। मैं सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि आप भी ऐसे ही मल्चिंग पर लहसुन लगाए और अच्छा पैदावार और कमाए ले और अच्छा मुनाफा कमाए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। कुछ सिस्टमिक डिजीज़ हैं, जैसे कि आपका एक ब्लोट, फ्रोदी ब्लोट प्रमुख रूप से, जिसको कि हम अफरा कहते हैं, ये बीमारी बहुत होती है। इस समय ज़्यादातर लोग अगोला या बरसिम खिलाते हैं क्योंकि वही होता है केवल वही चारे के रूप में, और इससे गैस फर्मेंटेशन बहुत होता है, उसमें कुछ प्रोटीन होता है तो फ्रोदी ब्लोट बन जाता है और वो रिस्पांस उसका नहीं आता है। तो इसलिए कभी कभी उसका जो है इलाज करने के लिए कभी कभी रूमिनोटॉमी करके उनके कंटेंट को निकालना पड़ता है। अन्यथा जो आम जो है सरफेक्टेंट है या एंटासिड हैं या सरफेस टेंशन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, उनको देने के बाद जैसे डाइमेथिकॉन है, सिलिकेट, DOSS है, ढेर सारी दवाइयां हैं जिनसे कि आप जो है गैस को रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ जैसे मैंने बताया फ्रोदी ब्लोट के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग सरफेक्टेंट देना पड़ता है, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल है या फार्मलिन है। इसको 25 से 30 ml स्वीट ऑयल में और पानी में मिला करके इसको कंसंट्रेट नहीं देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है, और डायरेक्ट उसके जानवर के रूमेन में डालते हैं कैनुलेशन करके, ट्रोटकार एंड कैरुला पास पंक्चर करते हैं और उसके अंदर डालते हैं। फिर वो जो फ्रोद होता है जो बबल में वो आपस में ट्रैप कर जाता है, वो निकल नहीं पाता। तो जब इसको इस्तेमाल करते हैं वो धीरे धीरे गैस बबल रिलीज होता है। अन्यथा ऐसे जानवर जो फ्रोदी ब्लोट, पास्चर ब्लोट से ग्रसित होते हैं, वो जानवर की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। उनका श्वसन या रिस्पिरेशन सिस्टम फेल होने के कारण है, क्योंकि पेट इतना फूल जाता है जानवर का और डायफ्राम काम नहीं करता है। तो इसलिए ऐसे जानवर का इलाज इमरजेंसी बेसिस पे करना चाहिए। यहाँ तक कि पॉस्चर ब्लोट से जानवरों का पेट फूलने के कारण पॉस्चर में ही मृत्यु हो जाती है। तो एक तरह की पर-एक्यूट समस्या है, पर-एक्यूट डिजीज है और जो हाई मोर्टेलिटी से संबंधित है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। विश्व जल दिवस पर अन्नदाता की खास पेशकश। मेंथा की रोपाई के समय सावधानियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।